नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। देश भर में यूजीसी के नए नियमों को लेकर बढ़ते बवाल के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। गुरुवार को यूजीसी के नए भेदभाव विरोधी नियमों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी हम समाज को जातियों से मुक्त नहीं कर सके हैं। अब क्या इस नए कानून से हम और पीछे की ओर जा रहे हैं? मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि इन नियमों में से कई बातें स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं हैं और इसी वजह से इनके गलत इस्तेमाल की संभावना बनती है। और बेंच ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार वो इन सारी गाइडलाइंस का मसौदा दोबारा से तैयार करे और नियमों को ज्यादा पारदर्शी और सहज बनाए। सुप्रीम कोर्ट पहले से ही 2 सिद्धांतों पर जोर देता आया है, जाति आधारित अपमान पर जीरो टॉलरेंस और जांच में पूरी निष्पक्षता। आलोचकों के मुताबिक नए यूजीसी नियम पहला सिद्धांत तो मजबूती से अपनाते हैं, लेकिन दूसरे सिद्धांत यानी निष्पक्ष और स्पष्ट प्रक्रिया को लेकर पर्याप्त मार्गदर्शन नहीं देते। यही कारण है कि कई लोग मानते हैं कि अस्पष्ट प्रक्रियाओं के कारण आगे चलकर ये व्यवस्था विवाद, भ्रम और कानूनी चुनौतियों को जन्म दे सकता था, जिसके चलते अब इस पर रोक लगाई गई है और एक ऐसी कमेटी बनाने की बात कही गई है जिसमें सामाजिक मूल्यों को समझने वाले व्यक्ति हों और उनके सुझाव के बाद नए सिरे से केंद्र सरकार और यूजीसी इस पर काम करिए। देखिए, एक बात तो बहुत अच्छी हुई है कि कम से कम रोक लगाई गई, क्योंकि स्पष्ट रूप से कुछ भी क्लियरिटी नहीं थी और विरोध इतना ज्यादा हो रहा था कि इसके बाद एक डिसीजन यही हो सकता था कि फिलहाल इसको रोक लगाई गई है। और अब ये जो मांग है कि इसको वापस लिया जाए, नए सिरे से इस पर काम किया जाए, वो जो सुझाव होंगे जो लिए जाएंगे उसमें ऐसे लोगों को शामिल किया जाए कमेटी में जो एक सामाजिक मूल्यों को समझते हैं। यदि आप जाति आधारित जाना चाहते हैं तो फिर एक ये बात भी होनी चाहिए कि आप हर वर्ग को उसमें शामिल करिए, क्योंकि ओपिनियन तो सबकी होगी ना। आप एक को रखें दूसरों को ना रखें, ये नहीं हो सकता। तो फिलहाल तो रोक है। तो जो प्रदर्शन हो रहा था वो जश्न में बदल गया, सभी लोग खुश नजर आए हैं। बट आगे की तैयारी क्या होगी इस डिसीजन के बाद, क्योंकि खत्म नहीं किया गया है, रोक लगाई गई है और अगली सुनवाई 19 मार्च को होनी है। उस बीच में क्या नए सिरे से कुछ चीजें बन पाएंगी, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनाते हैं। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई। ये तो कोई व्यक्ति प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, केंद्र सरकार अपना जवाब देगी, फिर मामला आगे बढ़ेगा। ये तो ठीक ही तो अच्छा किया है। ये जो यूजीसी गाइडलाइन अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल था और सुप्रीम कोर्ट ने जो आपको पास से सुन रहे हैं, हम तो अंदर में थे, जो हुआ तो अच्छा हुआ, वो तो हम लोग का बात ही था। इसको बंद करना है। ये कोई तुगलकी राजत्व नहीं चलेगा। देश का सबको मानना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन मान के ये नहीं चलेगा, उसका बात खारिज करना ही सुप्रीम कोर्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसमें कुछ कहना नहीं है। देखिए, यूजीसी ने जो भी आदेश जारी किया था उसको देश की सर्वोच्च अदालत ने उस पर रोक लगा दिया है। इसलिए इस संबंध में माननीय न्यायालय के द्वारा दिए गए किसी आदेश पे कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। जो आदेश होगा उसका सरकार पालन करेगी। हमारे लिए आज जश्न का दिन है, आज हमारे लिए खुशी का दिन है, हमारे लिए उत्सव का दिन है। इसलिए आप देखेंगे कि 19 मार्च तक के लिए रोक लगा। मार्च में होली है, लेकिन होली अभी मनाया जा रहा है। हम आभारी हैं उच्चतम न्यायालय के, हम आभारी हैं अपने बड़े भाई मृत्युंजय तिवारी जी के, जिनके PIL पर 19 मार्च तक ये रोक लगा। ऐसे कानून का हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया। केसरिया भारत के सभी नौजवानों ने, सभी साथियों ने पूरा दिन रात एक करके इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी आवाज सुनी और सुप्रीम कोर्ट का एक लाइन, बहुत प्यारी लाइन वो बोले हैं कि ये समाज को बांटने वाला कानून है, ये कानून रद्द होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का हम लोग बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत बधाई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश से तो बहुत बड़ी राहत मिली है। अच्छा, हम ही को नहीं मिली है, सरकार को भी राहत मिली है। क्यों? क्योंकि न तुम हारे न हम हारे, तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय। अब विधाता आपको सद्बुद्धि दें तो इस कानून पर आगे मत बढ़िए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि यह कानून जिसको आप कह रहे थे भेदभाव खत्म करने वाला है, वास्तव में यह भेदभाव बढ़ाने वाला था। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दिया। आज
चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है और यूजीसी को लेकर जो विरोध था वो थम गया है। अब लोग जश्न मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे की तैयारी क्या होगी? 19 मार्च तक का जो समय मिला है, या अगली सुनवाई तब होगी, उस बीच में क्या कोई नया ड्राफ्ट जो होगा वो बनेगा तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा, किन किन चीज़ों को शामिल किया जाएगा? दूसरी चीज़ ये भी है कि जो कमेटी की बात हो रही है, सामाजिक मूल्यों को समझने वाले व्यक्ति, मतलब हर वर्ग से बात करिए आप, और कभी किसी का अनहित ना हो, इस तरह की चीज़ों का समावेश करके यदि ये ड्राफ्ट बनेगा तो ही शायद आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि अभी जो चीज़ें थी उनमें पारदर्शिता नहीं थी, क्लियरिटी नहीं थी, और जो भी कहा जा रहा था वो परिभाषित नहीं था, तो उसको लेके बवाल हुआ, जिसके बाद अब ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ा है। अब आगे क्या, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। ओबीसी महासभा से हमारे साथ हैं लोकेंद्र सिंह गुर्जर। लोकेंद्र जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। राष्ट्रीय संयोजक हैं सपाक्स पार्टी के डॉक्टर हीरालाल त्रिवेदी। हीरालाल त्रिवेदी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारत हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणी महाराज। चक्रपाणी महाराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत महाराज जी आपसे करना चाहती हूँ, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी महाराज जी, ये जो पूरा यूजीसी के नए नियमों को लेकर पूरा मामला आया, सबसे पहले तो एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया उस पर, और क्योंकि बवाल बहुत हुआ और अब इस पर रोक लगा दी गई है, कैसे इस डिसीजन को देखते हैं और आगे इसमें क्या होना चाहिए? जो नया ड्राफ्ट बनाने की बात हो रही है, उनमें किन चीजों को शामिल किया जा सकता है? देखिए राखी जी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, छात्र का तो छात्र होते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं इससे हिंदू संघर्ष आपस में ही बढ़ जाता, जातीय संघर्ष बढ़ते, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था और इस तरह से नहीं होना चाहिए था। मैं सर्वोच्च न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कार्य किया है बहुत ही ऐतिहासिक किया है, और ये देखने वाली बात है कि जो चुनी हुई सरकारें, जिसको देश में जनता ने चुना है, और वो जो है एक जातीय और इस तरह की कानून बना दिया, बल्कि उसके उलट माननीय कोर्ट ने इस चीज को समझते हुए उस पर तत्काल रोक लगा दिया, तो बहुत अच्छी पहल किया। देखिए, मेरा ये मानना है कि किसी के साथ भेद नहीं होना चाहिए, किसी का शोषण नहीं होना चाहिए। और वर्तमान में कोई, अधिकतर आप देखिए, आप होटल में जाते हैं, किसी से कोई जाति थोड़े पूछते हैं, कहीं कोई ट्रेन में जाता है, कोई जाति किसी से थोड़े पूछता है। और जहाँ पे जाति और क्षेत्र और लिंग और भाषा के नाम पर कोई भेद कोई करता है, तो उसके लिए कोई भी कर सकता है, उसके लिए उसकी सजा होनी चाहिए, कोई भी करने वाला अपराधी होगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो विद्यालय में डिग्री कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, उसमें पढ़ने वाले छात्र हैं, उनको अगर जो आप उन जातियों में बांटोगे तो देश और राष्ट्र की कैसे सेवा कर पाएंगे? हमें लगता है कि वहाँ पे तो निश्चित रूप से निष्पक्ष भाव होने चाहिए। वहाँ पे किसी, हमारा कानून का भी वो कहता है कि 99 अपराधी छूट जाए, एक बेकसूर को सजा नहीं मिले। यहाँ तो एक वर्ग को पहले ही अपराधी बना करके खड़ा कर दिया गया, तो ये बात ठीक नहीं। इससे क्या होता कि दूसरे, मान लीजिए कोई पढ़ने वाला सामान्य वर्ग का बच्चा हो और कोई ईर्ष्या में, द्वेष में या लालच में किसी पे सिर्फ एक आरोप लगा दे, तो उसकी तो जीवन हो गई बर्बाद, और दूसरे व्यक्ति को बाद में पता चले कि झूठ बोल रहा है तो उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। तो यह तो अंधा कानून है। इस तरह की चीजें ऐसे नहीं होना चाहिए। न्याय का गला नहीं घोटना चाहिए। हर व्यक्ति, मेरा ये मानना है, कोई भी अपराधी हो छूटना नहीं चाहिए, कोई भी भेदभाव करता हो उसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। वो कोई भी हो सकता है, लेकिन आप अगर जो उसमें शामिल SC ST OBC कर रहे हो, सामान्य को भी कर दो, यानी मतलब कि ये कास्ट टाइप का बना दो। कोई किसी का जाति के नाम पे, लिंग के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे या किसी भी तरीके से किसी का अपमान अगर करता है तो वो सजा का हकदार हो। लेकिन इस तरह की एक ही वर्ग को आप खड़े कर दिए, तो ये बात ठीक नहीं है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं भी सामान्य वर्ग से हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये न्याय सम्मत नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, और इस तरह की चीजें नहीं होने चाहिए थे। और हमें लगता है कि सभी लोगों ने आवाज उठाई इस पे। काफी हमने OBC, चाहे दलित समाज के कई नेताओं से हमारी बात हुई, वो भी कह रहे थे कि नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हो चुके हैं। और हमें लगता है कि जैसे कोई भी अगर कोई जाति के नाम पे अगर जो भेद करता हो, तो उसको स्वयं उसके समाज के लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि अब बहुत आगे से जा चुका है, जहाँ दुनिया बहुत तेजी से बढ़ रही है, और वहाँ पे हम इसी तरीके से इसको प्रोत्साहन दें। का संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था कि जाति वो खत्म हो, टूटे, आपस में भेदभाव खत्म हो, तो हमें भेदभाव मिटाने के प्रयास करने चाहिए। हमें और भेदभाव
बढ़ाने वाले अगर आर्टिकल हम देने लगे, कानून बनाने लगे, तब तो निश्चित रूप से हम वो छात्र नहीं रह जाएंगे। अब छात्रों को जातियों में बांट दोगे, फिर वो समाज और देश की भावना कहाँ रह पाएगी, वो तो जाति की भावना आ जाएगी। तो मेरा मानना है जाति से ऊपर राष्ट्र को रखना चाहिए, और जो गलत करता है उसके लिए कानून है, और नहीं तो और कानून बनाया जाए, लेकिन सबके लिए वो लागू किया जाए। किसी एक वर्ग को पहले अपराधी साबित करना ये अंधा कानून होता है, ठीक नहीं होता है। बिल्कुल। महाराज जी बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप थोड़े से समय के लिए हमारे साथ जुड़े थे, आपकी बात यहाँ तक आई। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हीरालाल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुन रहा हूँ आपको मैं। आप इस पूरे विषय पर आपकी संक्षिप्त प्रतिक्रिया, और क्योंकि अभी हाल ही में ये चीजें आई, नए नियम आए, विरोध हो गया, विरोध के बाद सुप्रीम रोक भी लग गई, रोक के बाद अब नया ड्राफ्ट बनना है। अब क्या होता है जब रोक लग जाती है सर, तो नया ड्राफ्ट जो बनेगा उस कमेटी में कौन होगा, क्या बातें आएंगी, किस तरह के पॉइंट्स को रखा जाना चाहिए, ये जरूरी भी है या नहीं है, इस पर हमें बात करनी है। कैसे इस विषय को देखते हैं? देखिए, जब ये यूजीसी नियम जारी हुए और सबसे पहले मैंने इसका प्रिंट निकाल के पढ़ा था, पहली प्रतिक्रिया इसमें मैंने ही दी थी कि ये जो है बांटने वाले नियम है लोग, हमारे समाज को और यूनिवर्सिटी परिसर को, कॉलेज को, इसमें बांटने वाले नहीं होना चाहिए। इनके देखिए, इनका उद्देश्य और शुरुआत बड़ी अच्छी है। इन्होंने इन नियमों में सबसे अच्छी बात ये कही है कि इसमें जाति, लिंग, धर्म, भाषा, क्षेत्र, किसी के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, दिव्यांगता के आधार पर। यह बहुत अच्छी चीज है कि किसी भी आधार पे, इन आधारों पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारा संविधान भी ये कहता है। अब इन परिसरों में जहां तक सुरक्षा का प्रश्न है, या जो कमजोर लोग होते हैं, महिलाएं होती हैं, दिव्यांग होते हैं, कमजोर में सभी आ जाते हैं। जो कमजोर में मेरा मतलब यहाँ शारीरिक दृष्टि से कमजोर से भी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी परिसर में या जहां हम भी पढ़े हैं, रहे हैं, जो बाहुबली होता है या गिरोह में रहते हैं, दो लोग शक्तिशाली होते हैं वहां पे, या तो खुद बाहुबली हो या उसका एक गिरोह बना हुआ हो। और ये लोग जो है, जो कमजोर होते हैं, महिलाएं होती हैं, दिव्यांग होते हैं, या उनको प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं। यहाँ जातिवाद जैसी कोई चीज नहीं है कि जातिवाद को ही प्रोटेक्ट किया जाए, दूसरे लोगों को प्रोटेक्ट नहीं किया जाए। हो सकता है बाहुबली सामान्य वर्ग के हों तो उनके खिलाफ प्रोटेक्शन बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि वो दूसरे वर्ग का भी हुआ कि SC ST OBC का भी हुआ, तो क्या उसके विरुद्ध प्रोटेक्शन नहीं होगा? तो इसमें यहाँ जातिवाद आने की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है आगे जब ये संशोधन करें तो इसमें केवल इतना लिखना पर्याप्त है कि जो कमजोर है, जो महिलाएं हैं, जो दिव्यांग है, उनका प्रोटेक्शन विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रोटेक्शन तो सबका होना चाहिए। जिसके खिलाफ भी कोई प्रताड़ना, छेड़ाछाड़ी या परिसर से भगाने की या इस प्रकार की कोशिशें करता है, उसको रोकना चाहिए, वो किसी भी जाति समाज का। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हर बार जातियों को लेके क्यों आ जाते हैं। यदि एक तरफ अभी भाजपा सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है कि हिंदू सम्मेलन कर रही है, सभी हिंदुओं में सामाजिक सद्भाव की बात कर रही है, तो एक तरफ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप जातियों में बांट रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। इसमें हाँ, आप यदि कोई कमजोर है, वो किसी भी जाति का हो, आर्थिक रूप से कमजोर है तो भी उसका संरक्षण होना चाहिए, सामाजिक रूप से कमजोर है तो भी उसका संरक्षण होना चाहिए, लेकिन उसके लिए जाति लिखने की यहाँ आवश्यकता नहीं थी। यदि इसमें से सिर्फ जाति वो अलग कर देंगे और कहेंगे कि कमजोर जो है या महिला है, दिव्यांग है, इनका संरक्षण विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा, बाकी नियम कानून सबके लिए समान बनाए, सभी वर्ग के लोगों को रखें। और यही एक ऐसी कहना चाहिए कि वो चीज होगी जो हम, जिसपे सपास 2018 से काम कर रही है। हम स्वामी चक्रपाणी महाराज के साथ भी 2018 से बैठ के इन चीजों पे हमने विचार किया है, और हम हमेशा ये मुद्दे लेके आते हैं कि सभी समाज के लोगों को फायदा होना चाहिए। जो गरीब है, जो कमजोर है, उसका विशेष संरक्षण होना चाहिए। महिलाओं की अस्मिता का, सम्मान का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है लोकेन जी, कैसे इस विषय को देखते हैं? आप और मैं कल भी इस चर्चा में थे, और अब क्योंकि रोक अभी तो फिलहाल सुप्रीम रोक लगी है, लेकिन आने वाले समय में इस पर काम तो होगा, क्योंकि खत्म करने की बात नहीं हुई, वापस करने की बात नहीं हुई, नया ड्राफ्ट। तो उस नए ड्राफ्ट की तस्वीर कैसी देखते हैं? देखिए, हम नए ड्राफ्ट की जो तस्वीर है, हम यही देखते हैं कि गलत किसी के साथ हो ना, अन्याय किसी के साथ हो ना, यदि कोई ज्यादती करता है, वो कोई भी हो, वो बचे ना।
मैं कल भी आपसे इसी मंच के माध्यम से, आपके मंच के माध्यम से मैं कह रहा था कि जो ड्राफ्ट बना है वो बिल्कुल अभी जल्दी जल्दी में बनाया गया ड्राफ्ट है। उन्होंने ना तो उसमें कोई ऐसा प्रावधान किया है कि भाई जो गलती करेगा तो उसका पनिशमेंट क्या होगा, जो नहीं करेगा उसका क्या होगा, या कैसे ये काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, इन्होंने बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि उसको रोक दो, यूजीसी रोक देगी। ये तो सिर्फ आपस में मुर्गा लड़ाने वाला काम यूजीसी ने और लोगों ने किया कि जिसकी वजह से आपस में जो बेववस्था है जो आज फैल रही है। कोई भी नियम बने, कोई भी कानून बने, जो कानून और नियम बना है वो प्रोटेक्शन के लिए बना है। और ये बात भी निश्चित है कि विश्वविद्यालय में जाति आधार पर भी भेदभाव होता है। जाति के आधार पर ही, चाहे रोहित वेमुला हो, चाहे वो लड़की हो, ये मारी गई थी, आत्महत्या करी थी इन्होंने, उसके बाद ही ये लोग वहाँ गए थे। लेकिन उसको कैसे उनको न्याय मिले, आगे से ऐसे उनके साथ किसी के साथ भेदभाव ना हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, उसके लिए एक स्पष्ट नीति होना चाहिए। लोगों से अभिमत लिए जाना चाहिए, लोग अपनी चर्चाओं, लोगों में चर्चा की जाना चाहिए। चुपचाप बैठ के उसको बना लोगे तो ये होना ही था। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है अब जो बात कही जा रही है, आज एक जो बात क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आई कि जो ड्राफ्ट बनेगा उसमें ऐसे लोगों के सुझाव लिए जाएं, ऐसी कमेटी बनाई जाए जो सामाजिक मूल्यों को, सामाजिक हितों को समझती हो। बिल्कुल। तो किन किन आपके अकॉर्डिंग कौन कौन उसमें हो सकता है? देखिए बहुत गंभीर है, क्योंकि जो लोग आएंगे, जो सुझाव देंगे, उसी के आधार पर आने वाली चीजें आगे बढ़ेंगी। तो कम से कम ऐसा ना हो कि दोबारा यदि कोई चीज आती है तो फिर उस पर कोई आपत्ति आए। नहीं, बिल्कुल। ये उसमें मेरी तरफ से यदि अभिमत की है उसकी बात कहें तो हम ये कहेंगे कि आप सभी जातियों से या सभी वर्गों से एक अच्छा व्यक्ति जो उसकी समझ रखता हो, उन विषयों पे काम करता हो, उनको बुलाइए, न्याय विधि को बुलाइए, और प्रशासनिक बहुत सारे अधिकारी हैं उनको बुलाइए, उनके साथ बैठ के मंथन करिए कि इनके सबके पीछे होने का मकसद क्या है, ये होता क्यों है। वहाँ की स्टडी वो जाके करें, उसके बाद मालूम पड़ेगा आपको कि हकीकत क्या है। उसके आधार पे आप कानून बनाएं, सबकी सम्मति होगी, सबके विचार होंगे। वहाँ पे यदि लोकेन गुर्जर ओबीसी से है तो हीरालाल त्रिवेदी जी सामान्य वर्ग से होंगे। हम दोनों आपस में बहस करेंगे, फिर हम दोनों मिलके एक मत पे कहीं ना कहीं तो बैठेंगे ना, कहीं ना कहीं एक विषय पे आके तो रुकेंगे ना हम। वहाँ जाके हमारी सोच एक मिलेगी, वैसा नियम बना दीजिए। ठीक है, हीरालाल जी आपका क्या मत है? नहीं, बिल्कुल सही है, लोकेन जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि आप इनको सभी से सलाह करना चाहिए। और जो पुराने केसेस हैं, पुराने केसेस काफी आते, अभी 3 दिन पहले आया एक सामान्य वर्ग की छात्रा थी, उसको बड़ा परेशान किया गया और जो है उसको, उसके खिलाफ जो है ये तक आरोप लगा दिए कि ये हमें जातिगत दुर्भावना से जो है कुछ भी बोलती है, करती है, और उसको काफी प्रताड़ित किया। वो टीवी पे भी परेशान हो रही थी। तो ये केस, 1-2 उदाहरण लोकेन जी ने भी दिए। इस प्रकार के केस ना हो, वो ये मैं जो बोल रहा हूँ ना कि जो कमजोर होता है वहां पे, उस कमजोर को दबाया जाता है ऐसे कैंपसों में, और दबाने वाले वही होते हैं। अब मैं पहले भी कह चुका हूं कि नेताओं के बच्चे, अफसरों के बच्चे, सक्षम बच्चे, पैसे वाले बच्चे, अब वो अपना एक गिरोह बना लेते हैं, या बलवान व्यक्ति है वो अपनी दादागिरी दिखाता है और बाकी लोगों को परेशान करते हैं। और ये स्थिति प्रोफेसरों के बीच भी है, ऐसा नहीं कि यहीं तक है, प्रोफेसर, लेक्चरर, उनके बीच भी ये स्थिति होती है। और खासकर जो ट्रेनी प्रोफेसर या लेक्चरर बन के आते हैं या पीएचडी करते हैं, उनके साथ भी नाइंसाफियां होती है। तो इन सबको रोकने के लिए सभी समाज के लोगों से राय लेके और एक ऐसे कानून होना चाहिए जो इन सब का प्रोटेक्शन करे, और सब समान रूप से सब एग्री हो, समान रूप से सबका प्रोटेक्शन हो, और जहां ऐसे किस्से आते हैं उन्हें कठोर दंड दे, चाहे किसी भी जाति समाज का हो, इससे कोई फर्क नहीं। और इसमें एक बात और जोड़ना पड़ेगी कि जो शिकायतें झूठी पाई जाती है, बहुत से लोग परेशान करने के लिए झूठी शिकायतें, अब इसमें चूंकि झूठी शिकायतों के विरुद्ध कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए दिक्कत होगी। तो इसमें वो भी प्रावधान होना चाहिए कि यदि कोई झूठी शिकायत कर रहा है और वो झूठी पाई जाती है कि उसने इंटेंशनली किया है, तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई का प्रावधान इसमें होना चाहिए। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है एक छोटा सा सवाल है हीरालाल जी, कमेटी तो इसके पहले भी काम कर रही थी, ये हम सब जानते हैं, राजनीतिक रूप से भी लोग उसको लीड कर रहे थे, उसमें लोग जुड़े हुए थे, सबको अपना मत होता है अपनी बात रखने का, लेकिन उसके बाद भी ये चीजें आज यहाँ तक पहुंची हैं। ये मेरा दिल्ली में इस डिपार्टमेंट के
एक अफसर से बात हुआ था कि ऐसा क्यों हुआ। तो उनका कहना है कि पहले तो उन्होंने कानून सिंपल बनाए थे, नियम, और सिंपल बात ही आगे बढ़ रही थी। फिर आया कि इसमें SC ST को भी जोड़ दिया जाए, दिव्यांगों को भी जोड़ दिया जाए। फिर SC ST दिव्यांगों को जोड़ के इन्होंने ड्राफ्ट बनाया। फिर ये पता लगा कि ऊपर से निर्देश आए हैं कि यदि केवल आप SC ST का लिखोगे तो लोग विरोध करेंगे, पिछड़ा वर्ग विरोध करेगा, सामान्य विरोध करेगा, ये सब विरोध करेंगे। तो आप ऐसा करिए, इसमें उनको भी जोड़ दीजिए, आर्थिक रूप से कमजोर भी जोड़ दीजिए, आप अन्य पिछड़ा वर्ग को भी जोड़ दीजिए जो सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने एक बड़ा वर्ग इसमें बना दिया ताकि चिल्लाहट कम हो। और चूंकि वो जातियों को बीच में इसलिए लाती पॉलिटिकल पार्टियां या सत्तारूढ़ ऊपर से निर्देश देके कि इससे उनको वोट मिलते। और उन्होंने कहा देखो साहब, भाजपा सरकार SC ST के और पिछड़े के साथ काम कर रही है और उनके लिए अच्छा सोच रही है, तो वोट उनको जाना चाहिए। तो ये जो एक वोट की गलत परंपरा है हमारे डेमोक्रेसी में, और कांग्रेस इसका सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रही है। तो सभी ये वोट लेने की जो है वो है, वास्तव में इनको सही नियम बनाने की नीयत नहीं थी। अब हो सकता है सुप्रीम डायरेक्शन के बाद इनकी नीयत बदले और कुछ अलग तरीके से इसमें चीजें आए। बिल्कुल होनी भी चाहिए, क्योंकि अब लोग इतने तो जागरूक हैं कि यदि कहीं अनहित हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए कम से कम अपनी बात तो रखते हैं। चलिए, समय भी हो गया, बहुत जल्दी से लोकेन जी कुछ कहना चाहते हैं? बहुत जल्दी से। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि अब जब भी कानून बनेगा और निश्चित ही बहुत अच्छे से बने, लोगों से चर्चा करके बने और सबसे विमर्श करके बने, और ऐसा दोबारा से फिर ना ले आए कि मालूम पड़े कि जो स्थिति आज हो रही है कल फिर लोग रोड पर आके एक दूसरे का विरोध करें। और लेकिन इसमें यह है कि जो जातिगत आधार पर या किसी भी आधार पर भेदभाव करते हैं तो बचना भी नहीं चाहिए। इन सब चीज़ों को, विषयों को रख के नए UGC कानून बनाए और उसमें अच्छे अच्छे जो सामाजिक समझ रखते हैं, जो आधिकारिक तौर पर जो रिटायर्ड अधिकारी हों या न्यायविद हों, उनको भी रखिए। वो लोग भी अपनी स्टडी करें, वो लोग भी अपने अनुभव का फ़ायदा उसमें बताएं और इस विषय को आगे बढ़ाएं। चलिए, समय भी हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, UGC के नए नियमों को लेकर बवाल था, उसके बाद जब विरोध बढ़ा, बवाल ज्यादा हुआ, तो उसके बाद सुप्रीम रोक लगाई गई है और 19 मार्च को अगली सुनवाई होगी। अब इस बीच में केंद्र सरकार और UGC को कहा गया, नया ड्राफ्ट बनाइए, कमेटी में ऐसे लोगों को रखिए या ऐसे लोगों से सुझाव लीजिए जो सामाजिक रूप से सामाजिक हितों को समझते हो, सामाजिक मूल्यों को समझते हो। उन सुझाव के आधार पर सबके लिए हितकारी हो, ऐसी चीजों को शामिल करिए। अब उसकी अगली जो तैयारी है, उसका प्रारूप कैसा होगा, कितनी चीजें आएंगी, अगली सुनवाई से पहले क्या कुछ बनकर तैयार होगा, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।